डिस्कशन है वो हमारे पास्ट से रिलेटेड है और इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है वो इस तरीके से क्यों है। सिमिलर गोज़ विथ हमारा जो बिलीफ सिस्टम है। अगर आपके अंदर कुछ इश्यूज़ है जो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, कुछ जो वीकनेस है आपकी, वो आज हम फेस करेंगे ताकि वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो फेस करने से ही ख़त्म होगी, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल। तो जो कुछ पर्सनालिटीज़ होती है हमारे अंदर, चाहे वो हो कि हम हमारी कुछ फॉल्स पर्सनालिटी लोगों को दिखा रहे हैं कि हम हमारे घर के अंदर कुछ और है और बाहर कुछ और, मतलब मैं वैसी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ऐसे नहीं कि ऑब्वियसली बाहर जाएंगे तो थोड़ा तो चेंज होगा, वो बात नहीं। अंदर ही अंदर जो घुटन जो फील होती है उस फॉल्स पर्सनालिटी को लोगों के सामने शो करने में, वैसी काइंड ऑफ फीलिंग की बात कर रही हूँ। साथ ही साथ तो जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हम में, जो हमने अडॉप्ट कर रखा है, वो कैसे भी हो सकता है, चाहे वो एग्रेशन हो हमारा, मतलब वो तरीका जो कि गलत है पर हमें ऐसे लगता है कि वही तरीका हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हम में क्यों है। ये भी एक काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न है और ये भी हमारी पर्सनालिटी को डिमीन करता है। खुल के सामने आने से जो डरता है, हम हमारे जो एक्सप्रेशंस है उसको दबाते हैं, ये हम में क्यों है। हम क्यों खुद को फुल्ली एक्सप्रेसिव हम क्यों नहीं हैं, ये सवाल भी हम सोचेंगे इसमें। साथ ही साथ जो हमारी विक्टिम मेंटलिटी होती है, मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हर सिचुएशन में हमको ये लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, और एक अलग सिचुएशन होती है उसमें ये लगता है कि सारी गलती, सारी ब्लेम, मतलब सब कुछ हमने ही किया है और ऐसा मेरे साथ ही होता है, मैंने ही गलत किया होगा। और एक विक्टिम मेंटलिटी जहाँ पे मेरे साथ ही गलत होता है, चाहे कोई भी नॉर्मल बात हुई होगी। तो ये जो कुछ बिहेवियर पैटर्न्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं आपके पास्ट में, जो आपने चाइल्डहुड में जो ट्रॉमास फेस किए हैं, उसकी वजह से होते हैं। तो हम पहले कोर में जाएंगे। मैंने मेरे हिसाब से इसको दो में डिवाइड कर दिया है। एक तो है कि आपका एनवायरनमेंट क्या है, और दूसरा कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है या फिर आपकी पेरेंटिंग कैसी की गई है। तो एनवायरनमेंट जो मैं बात करती हूँ, इससे ये मतलब है कि क्या आप जिस माहौल में रहे हैं, क्या वो टॉक्सिक था, क्या वो ऐसा माहौल था जहाँ पे जो कि चीज़ें नॉर्मल नहीं होनी चाहिए थी वो नॉर्मल हो गई। किसी किसी के घर में मारपीट होती है, किसी किसी के घर में रोज़ हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, किसी किसी के बीच में सास और बहू, किसी किसी के घर में सास बहू के बीच में झगड़ा होता है। और ये सारी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, क्या वो बहुत नॉर्मल थी आपके घर में? तो अगर ये नॉर्मल थी तो मतलब आपने मान लिया है कि ये जो चीज़ जो बहुत ही डिस्टर्बिंग थी, वो आपके चाइल्डहुड में आपने मान लिया कि ये नॉर्मल है, और ये एक इनोसेंट माइंड को बहुत अफेक्ट करती है। और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी भी पर्सनालिटी वैसी ही हो जाती है जैसा हमने बचपन में कंज्यूम किया था, जैसा हमने बचपन में देखा था। अगर हमारे घर में रोज़ आर्ग्यूमेंट्स होते थे तो हम यही सोचेंगे कि आर्ग्यूमेंट इज़ द वे टू शो योर पावर, एग्रेशन इज़ द वे टू शो योर पावर। और अगर ये दोनों ही मिसिंग है तो मतलब आप वीक पर्सनालिटी है। ये मिसकंसेप्शन हो जाता है हमारे दिमाग में, और ये मिसकंसेप्शन होता है क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे ही एनवायरनमेंट में हो रखी है जहाँ पे आर्ग्यूमेंट विन करना मतलब कि आप पावरफुल हो, जहाँ पे एग्रेशन शो करना मतलब आप पावरफुल हो। पर ये सब इल्यूजन है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जो कि हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में हमने देख रखा होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी पर्सनालिटी पर बहुत अफेक्ट करती है आगे जाके भी। आपके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, आपके आसपास के लोगों के साथ रिलेशंस हैं, उस पे भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करती हैं।
सेकंड हम आते हैं पेरेंटिंग पर। देखिए, क्योंकि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे पेरेंटिंग को कंट्रोलिंग के साथ साइनोनिम बना दिया जाता है। मतलब ऐसा है कि कंट्रोल कर रहे हो बच्चे को, बच्चा आपके कंट्रोल में है, बच्चा आपकी हर बात मान रहा है, तो दैट इज़ राइट काइंड ऑफ पेरेंटिंग। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, मतलब ये साइकिल जो है ये बहुत कंटिन्यू रहा है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया है कि अगर बच्चा आपके कंट्रोल में है, अगर बच्चा आपकी सारी बातें मान रहा है बाय हुक और बाय क्रुक, दैट मीन्स आपका घर अच्छा है। जबकि ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। कंट्रोलिंग कभी भी एक बच्चे को अच्छे से ग्रूम होने में हेल्प करता ही नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि जो हमारे जनरेशन के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन में यही देखा है कि उनके पेरेंट्स उनसे कितना डिस्टेंस रखते थे, उनके पेरेंट्स उनसे कितनी लिमिटेड बात करते थे, उनके खाना ना खाने से पहले बच्चे खाने को छूते तक नहीं थे। हमारे पेरेंट्स ने ये कॉन्सेप्ट देखा है। और फिर जब 90s के टाइम में या जब LPG आई, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने तब अचानक से चेंजेस देखे जो सोसाइटी में हुए। मैं मोस्ट जनरल में बात कर रही हूँ, एज इन जनरल, कि ऐसा हुआ था कि अचानक से एक मॉडर्न सोसाइटी इवॉल्व हो गई। तो इसकी वजह से हमारे पेरेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट फेज से गुजरना पड़ा। फिर वो बहुत फ्रेंडली हो गए, एक फ्रेंडलीनेस वाली टेक्निक अपना ली। और कुछ पेरेंट्स जो थे वो अब भी डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन मॉडर्न सोसाइटी, उनकी टेक्निक जो थी वो कंट्रोलिंग थी। उनको ये लगा कि अगर हम हमारे बच्चे से फ्रेंडली हो जाएंगे तो मतलब हम हमारा कंट्रोल हमारे बच्चे से खो देंगे। तो इस कंट्रोल रखने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो कुछ ऐसी टेक्निक अपना लेते हैं जो बहुत टॉक्सिक हो जाती है बच्चे के लिए। चाहे वो उनको ब्लेम करना हो, चाहे वो उनको हार्श वर्ड्स बोलना हो, मेंटली अब्यूज़ करना हो, फिज़िकली अब्यूज़ करना हो, इमोशनली अब्यूज़ करना हो, टू कंट्रोल दैम वो सारी टेक्निक अपना लेते हैं। और इससे क्या होता है, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से इमोशनली दूर चला जाता है। उसको समझ ही नहीं वो समझ नहीं पाता कि ये कैसा रिलेशन है जहाँ पे कुछ उसको, क्योंकि एक बच्चे को एक नर्चरिंग चाहिए, एक केयर चाहिए, पर मोस्टली अगर वो दोनों में से एक पेरेंट की तरफ से नहीं मिल रही है तो वो बच्चा अफेक्ट होगा। तो जो ये हार्श वर्ड्स वगैरह यूज़ करते हैं कुछ पेरेंट्स, वो इस वे में उनका इंटेंशन ये होता है कि ये चीज़ें हमारे बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाएगी ताकि वो आगे जाके वर्ल्ड को फेस कर सके। पर ये समझ में ही नहीं ये बात वो समझ नहीं पाते कि ये बच्चे इससे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। बच्चे इससे एक अलग ही अपने ऊपर एक आर्मर क्रिएट कर देंगे और वो एक ऐसे डिफेंस मैकेनिज़्म में चले जाएंगे जो ना कि उनके लिए हेल्दी है, ना ही सोसाइटी के लिए हेल्दी है। हो सकता है ये हार्श वर्ड्स वगैरह जो वो अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं वो बच्चे में एग्रेशन ले आए, वो बच्चे में एक नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज़्म ले आए। उस बच्चे को पता ही नहीं कि अगर वो कुछ भी सिचुएशन फेस करे तो उससे डील कैसे करना है। उसके दिमाग में यही है कि एग्रेशन से ही डील किया जाता है या फिर खुद की पावर शो करने से, जो नेगेटिव पावर शो हो रही है उससे ही डील किया जा सकता है। और इससे उस बच्चे का जो वो एडल्ट हो जाता है वो बच्चा, तो वो फिर ऐसे ही एक्ट करता है। वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ट्रेट्स अपना लेता है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये गलती जो है वो कर लेते हैं। और ख़ासकर वो बच्चे जिनको बचपन में ब्लेम किया जाता है कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो हर चीज़ के लिए, तो वो बच्चा बहुत ही बड़ा हो के शायद वो बहुत ही प्लीजिंग बन जाएगा, वो सबको खुश रखने की कोशिश करे, क्योंकि हो सकता है उसने बचपन में ऐसा कुछ फेस कर लिया हो कि उसे लगे कि इसी तरीके से रिश्ते शायद अच्छे बन सकते हैं। और कुछ बच्चे जो कि
सेम सिचुएशन फेस की हो और वो विक्टिम मेंटलिटी के हो जाएं कि सब कुछ पूरा मेरे साथ ही होता है, मैं ही कसूरवार हूँ। ये मेंटलिटी बच्चे अपना लेते हैं और वो मेंटलिटी तब भी रहती है जब वो बड़े हो जाते हैं। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है कंट्रोलिंग है, अटैचमेंट वाली कंट्रोलिंग, मतलब एक ओवर प्रोटेक्शन काइंड ऑफ। इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को स्पून फीडिंग करते हैं, सारी चीज़ें उनके लिए अवेलेबल हो जाती है उनके कुछ कहने से पहले। जब एक टाइम था जब बच्चों के रिजल्ट आते थे और उन्हें कुछ ना कुछ मिलता था एज अ गिफ्ट, पर अब वो टाइम है, एक्चुअली वो टाइम ही चला गया। अब बच्चे जो बोलते हैं उन्हें मिल जाता है, उन्हें बच्चों को पता ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम छोटे थे तब हमारे टाइम में कुछ ऐसे बच्चे नहीं रहे होंगे जिनको सब कुछ मिल गया। तो जब वो बच्चा ऐसे जोन में चला जाता है और वो उस जोन से अटैच हो जाता है कि उसके लिए सब कुछ है अवेलेबल, तो वो कभी मेहनत नहीं करना चाहेगा। अगर वो मेहनत भी करेगा तो वो डायरेक्ट एक बहुत बड़ा गोल लेगा, बहुत बड़ा गोल लेगा। उस गोल के लिए भले ही वो कैपेबल ना हो, अभी भले ही उस गोल के लिए उसको काम करना हो, पर वो सोचेगा बड़ा ही। बड़ा सोचने के लिए कोई मना ही नहीं है, पर कुछ ऐसे वो बच्चे उस जोन में चाहते हैं कि वो स्ट्रगल भी नहीं करना चाहते और वो बहुत बड़ा सोच लेते हैं। और जब वो उनको वो चीज़ नहीं मिलती, एक सुपीरियरिटी वाली फीलिंग उस बच्चे में आ जाती है। तो अगर आप उस जोन में हैं जहाँ आप कुछ काम भी नहीं करना चाहते, आप स्पून फीडिंग पे डिपेंड हो और आप अचानक से कुछ ऐसा सोच लेते हो जिसके लिए कोई प्लान्स ही नहीं है, कोई विज़न ही नहीं बन रहा, तो इस वजह से है क्योंकि हमें कभी हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल ही नहीं करने दिया। सारी चीज़ें इतनी आसानी से अवेलेबल हो गई कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कभी उस जो लेवल है, जो एक्चुअल में रियलिटी होती है, उस चीज़ से वो हमारे लिए एक इल्यूशन है, क्योंकि हम उस जोन से अटैच है जहाँ पे हमारे लिए सब कुछ अवेलेबल है। तो ये चीज़ एक बच्चे को, मान लीजिए सारे दिन एक जैसे नहीं रहते, तो ये चीज़ उस बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि कल को कुछ सारे काम की रेस्पेक्ट कीजिए, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, पर उस बच्चे को वो काम जो बड़ा हो चुका है उसको काम वो छोटा बड़ा लग सकता है ना। तो अब नेक्स्ट जो है चाइल्डहुड ट्रॉमा पे 4th पॉइंट है, वो है बुलिंग। ये सबसे ख़तरनाक चीज़ लगती है, चाहे वो बुलिंग हमारे पेरेंट्स के द्वारा हो, चाहे वो बुलिंग हमारे स्कूल में थी, चाहे वो बुलिंग हमारे आसपास के फ्रेंड्स से थी, नेबर्स से थी। मतलब हर इंसान जो हमको बुली करता है वो बहुत ही एक सॉलिड बेस बन जाता है। अगर हम ऑब्वियसली चाइल्डहुड में हम सब कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी वो ग्रोथ टाइम होता है, और अगर वो हमारे माइंड में सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो हमारे एडल्टहुड में वैसी ही पर्सनालिटी क्रिएट करता है। बुलिंग जैसे किसी के जो स्किन टोन है उस पे बुली, किसी के फेशियल फीचर्स है उस पे बुली, कोई जिस तरीके से सोच रहा है उस पे बुली, ये सारी चीज़ें ये बुली के अंदर आती है। मैंने एक साइकोलॉजिकल सर्वे का एक वीडियो देखा था, फॉरेन वीडियो था वो, तो उसमें ये दिखाया गया था कि एक टीचर है वो बच्चों को ये कहती है कि जो ब्लू आइड स्टूडेंट्स है वो बेटर है ब्राउन आइड स्टूडेंट्स से। तो जब ये बोला गया तो नीली आंखों वाले जो बच्चे थे वो खुद को सुपीरियर फील करने लग गए, और जो भूरी आंखों वाले बच्चे थे उन्होंने ये सोच लिया कि वो तो कोई एलियन है या वो बिलोंग ही नहीं करते, वो डिस्कार्ड कर दिए गए हैं इस क्लास से ही। और फिर ब्लू आइड बच्चों को मैम ने, जो उनकी टीचर थी, उन्होंने बहुत सारे प्रिविलेजेस दे दिए कि रेसेस में उनको 11 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, साथ ही साथ उनके ग्रेड्स हैं उनको ज़्यादा 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, और जो उनको एक कॉलर दिया जाएगा क्योंकि वो ब्लू आइड है और वो सुपीरियर है तो उन्हें कॉलर दिया जाएगा। और जो ब्राउन आइड थे
उनको कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिले, उनको एक तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर बाद में देखा गया कि जो ब्राउन आइड बच्चे थे उनमें भले ही कुछ बहुत ही स्मार्ट एक्टिव बच्चे हों, पर उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ गया। जब नेक्स्ट डे टीचर ये बोले, वो मैम थी, उन्होंने बोला कि सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, कल जो मैंने बोला था वो झूठ था। जो ब्लू आइड बच्चे हैं वो एक्चुअली दे आर लेस स्मार्टर दैन ब्राउन आइड। तो अब क्या हुआ, भूरी आंखें वाले खुद को सुपीरियर समझने लग गए, वो प्रिविलेज क्लास में आ गए। उनकी आप देखिएगा उनकी परफॉर्मेंस भी सुधर गई। ये एक सर्वे था और टीचर खुद शॉक थे कि जैसे ही उनको ये बताया गया कि वो प्रिविलेज्ड है, उनकी परफॉर्मेंस सुधर गई और ब्लू आइड का हाल बिल्कुल अपोजिट हुआ। जैसे कल ब्राउन आइड का हाल था, आज ब्लू आइड का हो गया। तो इससे क्या कि एक बच्चे के माइंड में, एक इंसान के माइंड में कुछ बातें कितना घर कर लेती है। तो बुली इज़ द वर्स्ट थिंग टू डू। तो आप देखिए कि कब कब आप किस किस चीज़ में बुली हुए हैं, चाहे आप अपने लुक्स को लेकर हुए हैं, चाहे आप अपने आइडियाज़ को लेकर हुए हैं, उस पर काम कीजिए। तो अब हम इसके सॉल्यूशंस या फिर कुछ चीज़ें हैं वो देखेंगे कि हम कैसे आखिर हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलीव होने की प्रैक्टिस करें। फर्स्ट थिंग इज़ कि हमें सबसे पहले, अगर ये ट्रॉमा आपके पेरेंट्स की वजह से आया है तो हमें सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को फॉरगिव करना पड़ेगा पूरे मन से, क्योंकि पेरेंट्स के इंटेंशंस बुरे नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं था अपने ज़माने में कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है, एक पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या होती है। उन्हें बस एक कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट पता था, क्योंकि उन्होंने वही देखा है। तो हमें अपने पेरेंट्स से एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैंने बहुत बार मेरे दोस्तों को ये कहते हुए सुना है कि अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, माय फादर इज़ अ टफ मैन, मुझे डांट देंगे, भगा देंगे। देखिए, डोंट डू दैट। अगर आप पहले से ही अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव एजम्पशंस लेके बैठे हैं तो कुछ रिश्ता सुधरने नहीं वाला। लाइफ लिमिटेड है, हमें नहीं पता कब कौन है हमारे साथ। तो जब तक है तब तक रिश्ते सुधर जाए तो ये बहुत अच्छी बातें होती है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमें हमारे पेरेंट्स से एक बहुत अच्छा रिश्ता क्रिएट करना है। रश मत कीजिए, ये बहुत धीरे धीरे होगा। पहले सीरियस नोट से स्टार्ट कीजिए कि आपने पूरे दिन क्या किया, और सीरियस बातें कीजिए, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो। उनका इंटरेस्ट जगाइए, उनका किस में इंटरेस्ट है ये जानिए, ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। इग्नोरेंस पे मत लाइए कि जस्ट बिकॉज आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप बात नहीं करेंगे। नहीं, कम्युनिकेशन से ही रिश्ते अच्छे होते हैं। उनके इंटरेस्ट के टॉपिक की बात कीजिए, फिर धीरे धीरे वो रिश्ता, वो बॉन्ड फिर ओपन होगा। अचानक से कुछ चीज़ ओपन नहीं होने वाली, क्योंकि पेरेंट्स भी हमें चाहते हैं। वो अब जैसे आप बड़े हो गए हैं तो वो ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं इसका टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा या कर रही, या फिर वो भी बहुत कुछ सोचते हैं। तो इसके लिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, थोड़ा उनको समझिए और थोड़ा ये समझाइए कि वो भी हमें समझे। अब हम हमारे सेकंड पॉइंट पे आते हैं, वो है कि रियलाइज़ करना कि जो आपकी वीकनेस है उसके साथ कोई इंसिडेंट तो नहीं जुड़ा जिससे आप अटैच्ड हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो भी हमारी अभी पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंसिडेंट जुड़ा होता है जिसके बाद हम में बदलाव आता है। तो बेटर ये होगा कि आप उस इंसिडेंट को, मैं ये नहीं कह रही कि उसको सोचते रहें, उस इंसिडेंट को अब भुलाने का टाइम आ गया है। उसको एक बार सोचिए और उससे डिटैच हो जाइए। एक बार सोचिए मतलब कि ये जानिए कि आप में जो ये नेगेटिव ट्रेट है ये कौन से, किससे रिलेटेड है, किस इंसिडेंट से रिलेटेड है। उसको ध्यान से देखें, ओके ये वाले इंसिडेंट के साथ मेरी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज हुई नेगेटिव वे में। तो अब मुझे काम करना है कि मैं उस इंसिडेंट से जिससे मैं अनइंटेंशनली अटैच हूँ
उससे मुझे डिटैच होना है। और डिटैच कैसे होते हैं? जब आप उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से और इंसिडेंट के थॉट के बारे में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, अपने माइंड को उसमें ज़्यादा एंगेज नहीं करते हैं। जब आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो चीज़ आपसे धीरे धीरे इसी हिसाब से डिटैच होने लग जाती है। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए और उस इंसिडेंट से हमेशा के लिए डिटैच हो जाइए और अपने नेगेटिव ट्रेट से जो उस इंसिडेंट की वजह से आया है उससे भी डिटैच हो जाइए। थर्ड है कि आपकी लाइफ में अगर जो बुलीज़ है वो अभी भी प्रेजेंट है तो आपको ज़रूरत है उनसे डिस्टेंस करने की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे वो क्लोज़ फ्रेंड्स की बात नहीं है, जो सपोर्ट वगैरह करते हैं वो एक अलग जोन है फ्रेंड्स का, पर वो लोग जो कि आपका हर वक्त मजाक उड़ाते हैं ग्रुप में, जब सिर्फ आप ही रोस्ट होते हैं, कभी आपके जो आप दिखते हैं वो उससे रिलेटेड कोई आपका मजाक उड़ाता है, या फिर आपके कुछ ड्रेसिंग सेंस पे कमेंट करते हैं उससे रिलेटेड आपका रोज़ मजाक उड़ता है, और या फिर आप जैसा बोलते हैं, आप जैसा सोचते हैं, आपके ओपिनियन हैं उससे रिलेटेड आपका हमेशा मजाक उड़ता है, तो वो टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर फ्रेंडशिप नहीं रहती। फ्रेंडशिप में थोड़ा बहुत मजाक चलता है, सब रोस्ट होते हैं कभी ना कभी, बट अगर एक रेगुलर टर्म पे होने लगे जहाँ सिर्फ आपको पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है, देखिए तो वो फ्रेंडशिप है ही नहीं। क्योंकि अगर आपको उस जोन में खुशी ना हो के हंसी ना, मतलब एक होता है कि हमारे दोस्त हमें रोस्ट करते हैं तो हमें खुद को हंसी आती है, पर एक फ़िल्टर पॉइंट आ जाता है जब आपको हंसी नहीं आ रही, आपको लगता है कि अब आपके सेल्फ एस्टीम पे आ गया है, तो वो पर्टिकुलर जोन को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप अकेला फील करेंगे, बट इट्स बेटर टू बी अलोन rather than बीइंग इन अ कंपनी जो आपको बेटर फील नहीं करवाती इंटरनली। तो यू नीड टू लीव दैट, क्योंकि ये एक बुली है जो आपको खुद के बारे में बुरा फील करवा रही है। आपको अब अकेले बैठ के खुद से बात करने की ज़रूरत है कि आप कितने वर्दी हैं। इसी के साथ हम हमारे फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि आप अवेयर हो जाइए कि कौन सी सिचुएशन है उससे आप कैसे डील कर रहे हैं। कोई भी सिचुएशन है उससे आपने डील किया, आपने कैसे डील किया कि जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो आपने कैरी फॉरवर्ड तो होता ही है एडल्टहुड में। और जब आप एडल्ट हो गए और आपके सामने एक सिचुएशन आई, मान लीजिए आपके थोड़े टाइम बाद में आपके सामने सिमिलर सिचुएशन आ गई, तो आप कोशिश कीजिएगा, अवेयर हो जाइएगा कि आपको अब उसको अलग हिसाब से डील करना है। मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा ये था कि वो फेल हो गए थे एक बार एग्ज़ाम में, सीनियर क्लासेस ही थी, फेल हो गए थे, एंड उससे वो बहुत टूट गए। एंड ये चीज़ उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की और उन्हें बहुत सुनाया गया था। एक्चुअली चाइल्डहुड ट्रॉमा ये था कि उन्हें घर पे बहुत सुनाया गया था, बहुत डिमीन किया गया था, और ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई थी। और जब ये चीज़ कैरी फॉरवर्ड हुई तो एडल्ट इस फेज़ में आके सेम जैसे सिचुएशन उनके साथ रिपीट हुई कि उस एग्ज़ाम से पहले भी ये हरकत हुई थी और इस एग्ज़ाम से पहले भी ये हरकत हो रही है, तो कहीं मैं वापस फेल ना हो जाऊँ, कहीं वापस मुझे डिमीन ना किया जाए, कहीं वापस मुझे इमोशनल अब्यूज़ से ना गुजरना पड़े। तो अगर वो इंसान ये सोचे कि अब मुझे इस सिचुएशन से अलग वे से फेस करना है, इसको अलग वे से डील करना है, तो वो ज़्यादा बेटर तरीका होगा। हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो पास्ट की बात है, पास्ट की बात मैटर नहीं करती कि हमारा फ्यूचर भी सेम हो, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर भी हमने फियर के एक वीडियो में डिस्कस किया है, अच्छे से डिस्कस किया है, उसे अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अभी जैसे प्रेजेंटली मैं ये बात कर रही हूँ कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो हमें पता है कि हमने उस सिचुएशन में कैसे डील किया था, उसे एकदम पॉजिटिव वे से डील करना स्टार्ट कर दीजिए।
अवेयर हो जाइए कि पहले उस वक्त तो मेरी ये हरकत थी, पर सेम सिचुएशन आज मेरे सामने है, मेरी अब ये हरकत नहीं होने वाली। अब शायद इसे मैं किसी और तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से, कुछ पॉजिटिव तरीके से मैं इस सिचुएशन से डील करना जानती हूँ या जानता हूँ। तो होप जो आज हमने कुछ बातें कही हैं वो हमारी फैमिली के लिए यूज़फुल साबित होगी, क्योंकि हमें कीचड़ में नहीं रहना है, हमें उस कीचड़ से बाहर आना है, हमें आगे बढ़ना है और हमें इस फैमिली के बॉन्ड को और इस पॉजिटिविटी वाली फैमिली को और आगे बढ़ाना है, ट्रांसफ़र करना है। एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो इस एनर्जी को ट्रांसफ़र कीजिए। तो आप अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। बाय बाय।